झुंझुनू के खेतड़ी कोलियान स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि एचसीएल की खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन खदान में लिफ्ट की केबल टूटने से फंसे 15 लोगों में से 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई है। करीब 15 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए 14 लोगों में से 3 से 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से एक के पैर में फ्रैक्चर होने की जानकारी मिली है, जिनका जयपुर में मणिपाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मृतक चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे का शव खेतड़ी में ही केसीसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और उनके परिजनों को पुलिस ने सूचित भी कर दिया है। झुंझुनू जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे कोलकाता विजिलेंस टीम में शामिल थे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका और मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। हालांकि लिफ्ट में नीचे गिरने के बाद से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लिफ्ट के ऊपर जाते वक्त उन्हें ऑक्सीजन दी गई, लेकिन बाहर आते आते उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। घटना की वजह क्या रही, इसे लेकर माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से जांच के लिए इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी की तरफ से जो जांच की जाएगी उसमें यह पता लगेगा कि आखिरकार लिफ्ट की केबल कैसे टूटी, किसकी लापरवाही है, कहां चूक हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। खेतड़ी और आसपास के हिस्से में तांबे के बड़े भंडार हैं। देश का 50% तांबा इन्हीं पहाड़ों से खदान से निकाला जाता है और खनन का काम भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है। खेतड़ी के इस माइंस को खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन यानी कि केसीसी कहा जाता है और यहां पहाड़ के नीचे खेतड़ी और कोलिहान क्षेत्र के 324 किलोमीटर के दायरे में 300 के आसपास भूमिगत खदानें हैं। यहां समुद्र तल से -102 मीटर की गहराई पर तांबा निकाला जाता है। ऐसे में यह देश की सबसे पहली और बड़ी गहरी तांबे की माइंस है। यहां के तांबे की गुणवत्ता के कारण ये लंदन मेटल एक्सचेंज की ए ग्रेड में शामिल है और इसी कारण देश में सुरक्षा उपकरण इसी तांबे से बनाए जाते हैं। और यही बीती रात 8 से 9 बजे के बीच आसपास कोलिहान खदान में लिफ्ट की केबल टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ था। लिफ्ट करीब 1800 फीट गहराई में गिर गई थी, जिससे कि सतर्कता टीम में के साथ अंदर गए 15 लोग फंस गए थे। माइंस में चल रहे कामकाज को देखने के लिए कोलकाता से विजिलेंस की टीम आई थी और विजिलेंस टीम के अधिकारी और कॉपर माइंस के अधिकारी खदान की जांच करने के लिए लिफ्ट के जरिए खदान से ऊपर आ रहे थे और तभी लिफ्ट का लोहे का केबल टूट गया। इस केबल के टूटने से लिफ्ट 577 मीटर गहरी खदान में जाकर गिर गई। 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूटने से यह हादसा हुआ। खेतड़ी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने की बात कही है और एचसीएल खदान में हुए इस हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घायलों के इलाज और उचित देखरेख के निर्देश दिए हैं। इस हादसे ने कई सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ, लापरवाही कहां हुई, लिफ्ट की चेन या लोहे के रस्से की मजबूती और भार उठाने की क्षमता की जांच क्यों नहीं हुई। सवाल यह भी है कि क्या लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं हुई या लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग चढ़े थे, कौन कौन से जांच के पैमानों को नजरअंदाज किया गया, इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इस घटना की इंटरनल जांच और सरकारी स्तर पर जांच होगी या नहीं, यह भी सवाल है और पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया इसे क्या सामने अब तक आया है। आज के मुद्दे में हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है। कोई कैजुअलिटी एक डेड बॉडी हुई, एक कैजुअलिटी हुई है। 14 लोगों को निकाल लिया। हाँ जी सर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र SDRF। 15 लोगों को रेस्क्यू किया है। एक यहाँ एडमिट है और कुछ जयपुर। एक सर एक की डेथ होना है। क्या नाम है सर? पांडे जी। ये सर गुजरात से आए थे या यहीं से थे? जो विजिलेंस की टीम है उसके सदस्य? विजिलेंस की टीम के थे, आए कहाँ से ये तो मुझे पता नहीं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो कोलिहान खदान है उसमें 15 लोगों के जो दबने का मामला था, उसमें लगातार SDRF और रेस्क्यू 3 टीमें हैं, वो लगातार सर्च ऑपरेशन है वो कर रही थी। उसके बाद 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 14 लोग हैं वो सकुशल बाहर निकाले गए, लेकिन एक जो मुख्य सतर्कता अधिकारी थे उनकी मौत है वो हो गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं केसीसी अस्पताल है, यहाँ पर डेड बॉडी को लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो कोलकाता की विजिलेंस जो टीम थी उसके साथ आए थे और मुख्य सतर्कता अधिकारी नाम है उनका उपेंद्र पांडे हैं,
उनकी मौत है वो बताई जा रही है। लगातार प्रशासन है 15 घंटे तक इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, 15 घंटे तक खदान से उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा था और 15 घंटे के बाद जब सभी को बाहर निकाला गया तो 14 लोग हैं वो सकुशल बाहर निकले, जिनके फ्रैक्चर और छोटी मोटी चोटें थी। बाकी एक अधिकारी है उसकी मौत होना बताया गया है, यानी कि मौत हो गई है, ये पुलिस ने पुष्टि कर दी है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की जांच है वो भी की जाएगी। अभी फिलहाल मृतक जो अधिकारी है उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। साथ ही जो डेड बॉडी है उसको यहाँ की जो केसीसी अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। तो हमने अपने संवाददाता की रिपोर्ट दिखाई जिसमें हर एक अपडेट उन्होंने दिया है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है और ये हादसा क्या सबक देता है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देते हैं। अनिल कुमार गोटवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आरपीएस हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रुचि गर्ग हैं, ट्रॉमा इमरजेंसी चिकित्सक हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन कुमार भटनागर, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और शुरुआत मैं अनिल कुमार जी से ही करना चाहूंगी। अनिल जी, देखिए जो ये हादसा हुआ है, खनन हादसा, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद से, और सबसे बड़ा सवाल तो और सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस हादसे से क्या सबक लेनी चाहिए? जी मैडम, ये हादसा वैसे बहुत दुखद है। जी जी। और इसके बारे में जितनी हम उनको जो उपेंद्र जी हैं, चीफ जी। विजिलेंस ऑफिसर, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं कि ये एक वो बाहर से आई थी टीम और वो चेक करने के लिए आई थी। तो मेरा ये मानना है कि जब कोई आदमी इंस्पेक्शन के लिए आता है, निरीक्षण के लिए आता है, तो हम निरीक्षण करने वाले जो वो संस्थान है वो अपनी तैयारी करते हैं कि भाई निरीक्षण के लिए टीम आ रही है, हम सारी चीजें उनके लिए हम अब एक तरतीब रूप से जो भी वो क्वेश्चन आंसर करें हम उनको हम बता सके, प्रॉपर रिप्लाई दे सके, हर चीज को हम समझा सके। तो मेरा ये मानना है कि ये जो निरीक्षण टीम आई है और उसके साथ हादसा हो जाना, ये एक गंभीरतम है। आप एक नेग्लिजेंसी तो होती है। बिल्कुल। कोई आदमी तैयारी करने के लिए कि भाई मैं इंस्पेक्शन पे आ रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने बिल्कुल लाइटली लिया उस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। आ रही है टीम, कोई बात नहीं। तो ये जो हादसा हुआ है तो ये सब चेक करते हैं हम। तो इवन कोई मेहमान आता है हमारे घर में, ब्याह शादी होते हैं, कारपेट कैसे बिछेगा, बेंट कहाँ खड़ा होगा, ये शामियाना कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें एक पार्ट एंड पार्सल है सर्विस का भी। तो इन्होंने उस लिफ्ट को चेक ही नहीं किया। मतलब ये है कि टूटा है तो इसका मतलब है। अच्छा, दूसरा, उपेंद्र जी की जो डेथ होने का जो सामने आ रहा है जी। वो ऑक्सीजन की कमी से हुआ। तो क्या उसमें ऑक्सीजन भी था या नहीं था? तो वो इतने ऊपर आने के बाद में वो कोलैप्स हुए हैं। मतलब चोट लगी होगी, बाकी को निकाला गया है, लेकिन चोट से उनकी मृत्यु होना, प्राइमा फेसी जो बातचीत आ रही है वो नहीं आ रही है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये हुआ। तो ये तो और नेग्लिजेंट एक्ट है। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर, चूंकि ये केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है, खेतड़ी कॉर्पोरेशन, और इसके अंदर तमाम सुविधाएं, तमाम सारे वो ये काम में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसको प्रायोरिटी नहीं देते। बहुत सबसे इंडिया की सबसे पुरानी खदान है और ऐसे हादसे शायद होते मैंने सुना नहीं है खेती में कि ये कॉलेप्स हो जाए या चैन टूट जाए और 1865 फीट नीचे जाके, तो वो तो नेचुरल है कि चोट आएगी, लगेगी। ये तो अच्छा हुआ कि 15 आदमी आपस में टकरा के, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि ऊपर वाले की वो है या कैसे क्या है। मेरा ये मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इंटरनल कमेटी जो आपने बनाई है, इंटरनल कमेटी अब कैसे करेगी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इसकी इंडिपेंडेंट एक
जो कोल माइंस डिपार्टमेंट है, वहां से केंद्र से कोई आए, इसकी जांच करे, ताकि दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो, इसकी रोकथाम करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रुचि गर्ग भी हैं, ट्रॉमा इमरजेंसी चिकित्सक हैं। डॉक्टर रुचि, अगर ऐसे मामलों में समझने की कोशिश की जाए तो क्या कुछ परेशानी होती होगी? जो लोग ऐसे लिफ्ट में इतने देर तक फंसे रहते हैं, उन्हें किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से इस तरीके का हादसा हुआ, इसमें इतने सारे लोग अंदर लिफ्ट में इतने गहरे में फंसे हुए थे, ये अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा है, और फिजिकल तो कोर्स है ही है, हमारे को समझ में आ रहा है। इतनी डीप में, इतने कम एरिया में पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है जी। इतनी देर तक प्रॉपर ऑक्सीजन, एयर नहीं आने की वजह से बॉडी में बहुत सफोकेशन होता है। स्पेशली ऐसे कुछ, अगर मान लीजिए जिस तरीके की उनकी टीम थी, अगर उन्हें कोई पुरानी परेशानियां हैं जैसे कि अस्थमा या सांस से रिलेटेड कुछ भी, तो उसमें ये परेशानियां ज्यादा भी हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर लिफ्ट में अगर कोई इस तरह से गिरता है और आती है, जैसे उन्होंने, सर ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि काफी सारे लोग थे जिसकी वजह से शायद वो आपस में थोड़ा सा टकरा के रह गए, वरना अदरवाइज नॉर्मली अगर इतनी लिफ्ट इतनी गहराई में गिरे तो इंसान को काफी फ्रैक्चर्स, मल्टीपल बैक इंजरीज, सर्वाइकल की इंजरीज, ये सब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे बताया गया, किसी की डेथ हुई है, उनको जो वहां पे निरीक्षक आए थे, इतनी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, दम घुटना जिसे हम बोलते हैं, ऑक्सीजन की सीवियर डेफिशिएंसी होने की वजह से ये होता है। तो ऐसे में कभी भी कुछ भी हो, अगर किसी भी तरह से पॉसिबल है कि वहां पे हम इंश्योर कर पाए कि एयर अगर आए, या अगर पेशेंट हम जैसे उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको तुरंत ऑक्सीजन दिलाई जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये चीज इंश्योर करना। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो देखी जा सकती है किसी भी ऐसे ट्रॉमा पेशेंट। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं नवीन कुमार जी के पास। नवीन जी से जानते हैं कि ऐसे मामलों में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो होती है, क्या कुछ मशक्कत करनी पड़ती है टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में? और जो ये मामला निकलकर सामने आया है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि कितनी मशक्कत के बाद सुरक्षित 13 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन एक शख्स की मृत्यु हो गई लिफ्ट में फंसने की वजह से। इस मामले में ऐसे जो केसेस सामने आते हैं, कितनी बड़ी एक चैलेंज होती है टीम के पास कि सुरक्षित सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाए? जैसे अभी एक पूर्व प्रवक्ता ने भी बताया, एक्चुअली क्या है कि जैसे ऑडिट टीम आई थी, ये इंस्पेक्शन टीम आई थी, तो इनको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं किया, जो सबसे बड़ी लापरवाही थी। दूसरा, जो ये चेन, जो ये आपका लिफ्ट के अंदर लोहे की रोप लगी होती है, आयरन रोप, तो इससे लिफ्टें बंधी होती है, जो पुली के ऊपर मूवमेंट करती है जी। तो ये इसको इन्होंने चेक नहीं किया, और ये जो है बहुत मजबूत लोहे की रोप होती है, आसानी से टूटती नहीं है। इसका मतलब ये है कि काफी टाइम से चेक नहीं किया, इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ती है। क्या आप इतनी इंस्पेक्शन टीम आ रही है और आप कैजुअल इसको ले रहे हैं? बड़े शर्म की बात है ये, इसको चेक करना चाहिए था, कैसे इन्होंने उसको अलाउ किया। दूसरा, जैसा अपना डॉक्टर भी बता रही है, मैं तो यहाँ नोएडा में रहता हूँ और हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ रहता हूँ मैं हाई राइज बिल्डिंग में, तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि लिफ्ट जब कई बार 5 से 10 मिनट के लिए बीच में स्टक हो जाती है, तो किसी खराबी से, तो दम घुटने लगता है, सफोकेशन हो जाती है। तो जो ऐसे व्यक्ति जो हार्ट के कमजोर होते हैं, पहला तो शौक उनको वही लगा जो 65 फीट नीचे गिरे। दूसरा शौक लगा जब उसके अंदर जो है उनका दिल घबराया और 65 फीट नीचे और ऑक्सीजन की कमी हुई, तो वो उसमें घबराहट में उनका पक्का हार्ट फेल हुआ है और शॉक जो लगा है ये उससे हुआ है। ये प्रैक्टिकल हुआ है, नोएडा में सोसाइटियों में ऐसे बहुत केस हुए हैं। तो यहाँ तो ये अपना कॉमर्शियल लिफ्ट है, तो इसके अंदर तो होना स्वाभाविक बात है। और दूसरा, लिफ्ट के जो नॉर्म्स है और जो आपके माइनिंग नॉर्म्स है, इनके मुताबिक सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए थी, जो इसमें नहीं थी। सेफ्टी बेल्ट अगर लगी होती सवाल ही नहीं था, आप गिर गए, शौक लगा, अदरवाइज ये आपके जो है ना, जो चोटें लगी है, सिर फूट सकता था सबका, सिर नहीं फूटा। तो ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि उसके अंदर एडिक्वेट मैन पावर थी। अगर मैन पावर कम होती
तो सिर्फ फूटता था पक्का, कैजुअलिटी बढ़ती। लेकिन इस केस में कैजुअलिटी कम हुई है जी। और चोटें लगी है जी। इसमें जो है सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी। अनिल जी से जरा जानते हैं कि कौन कौन से जांच के पैमानों को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 300 से ज्यादा खदानें हैं जहां पर माइंस का यहाँ पर काम किया जाता है, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर अब इसके बाद से, इस घटना के बाद से सवाल खड़े होंगे, और क्या क्या यहाँ पर खामियां थी, क्या कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, किन किन पैमानों को नजरअंदाज किया गया है जिन पर अब बारीकी से काम करने की जरूरत है। तुम देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये लिफ्ट कब लगी है, इसकी मेंटेनेंस का क्या प्रोसीजर है, किसको दिया गया है, वो क्या मेंटेनेंस करने वाला प्रॉपर आदमी है या नहीं है, इसका टाइम पीरियड के अंदर हुआ या नहीं हुआ, किन्हीं कारणों से ये कब चेक हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो फर्स्ट है। और दूसरा ये है कि जब टूटता है तो उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या उसमें लगाया गया था, या किस प्रकार का तो टेंडर हुआ था और किस प्रकार का उसमें सामान या उपकरण या जो चीजें हैं वो लगाई गई थी। तो ये एक चेक करने की। फिर एक ऑफिस का एक प्रोसीजर है, एसओपी होती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेशन, जिसके अंदर की हम ये देखते हैं कि ये मेंटेनेंस 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, या इसका क्या होगा, चेक करके आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये जो लिफ्ट से जुड़ा हुआ है इसकी भी एक एसओपी होगी। तो ये एक जांच का विषय है कि इसके अंदर किसकी गलती रही। अभी ये कह पाना कि भाई इसमें जल्दबाजी होगा कि इसमें क्या कमियां रही, कोई ह्यूमन एरर रहा, या कोई बिजली का कोई फॉल्ट की वजह से, या और कोई किसी वजह से, कई एंगल्स होते हैं, और उन सभी को एक दफे समग्र रूप से देख के और फिर ही किसी निष्कर्ष के ऊपर हम पहुंच सकते हैं कि भाई इसमें क्या। हाँ, ये बात जरूर है कि लापरवाही और घोर लापरवाही, इसमें सुपरविजन का भी एक रोल आता है कि सुपरवाइजरी अफसरों ने भी चेक क्यों नहीं किया। मान लो ये लग गई तो टाइम टू टाइम सुपरवाइजरी अफसर भी हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं चेक किया। सिक्योरिटी पर्पस से जो वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है उनका क्या रोल है, तो उन्होंने अपना रोल अदा किया या नहीं किया, निभाया नहीं निभाया, ये सारी चीजें एक समग्र। तो पुलिस क्या करती है ऐसे मामलों के अंदर, जो ही रिपोर्ट आई है हम मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, मुकदमे के दौरान उसके बाद जांच करते हैं, जांच के अंदर सभी एक्सपर्ट से अपनी अपनी ओपिनियन लेके और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन को हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर रुचि से जानते हैं कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाता है तो लाजमी है कि उसे अपने जान पर खतरा दिखता है और वो पैनिक हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को, ताकि मजबूती के साथ जितनी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कंप्लीट होता है तब तक इंसान अपने आप को वहां पर मजबूती के साथ सुरक्षित रख सके। क्योंकि देखिए ऐसी सिचुएशन में अक्सर हमने देखा है कि लोग काफी परेशान हो जाते हैं और मेंटल प्रेशर उन पर सबसे ज्यादा बन जाता है। ठीक बात है। ऐसे में अगर कोई भी इंसान अगर कभी भी लिफ्ट में इतनी देर तक फंसा रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। इसीलिए लिफ्ट्स में अक्सर देखा गया है कि हम एक इमरजेंसी बटन होता है जिसको हम प्रेस करें, और उससे अगर आप कांटेक्ट, लिफ्ट नहीं खुल पा रही है, आप फंस गए हैं, लेकिन एक कांटेक्ट बना हुआ रहता है। अगर उस तरीके का एक कांटेक्ट हो और जो भी लिफ्ट के अंदर जो भी कोई फंसा हुआ है वो उनसे बात कर पाए, वो सब अपने आप में एक बहुत एक मॉरल अपने आप को रखने के लिए कि हाँ हम बच जाएंगे या हमारा कांटेक्ट है, हमें बाहर पता है, ये बहुत जरूरी है। जहां तक रही खुद की बात, अपने आप को, क्योंकि हमें पता है हम लिफ्ट में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनको देख के अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करने की, काम रखने की, जैसे हम अपने नॉर्मल उसमें बोलते हैं, कोई भी पेशेंट अचानक घबरा जाता है, जल्दी जल्दी सांसें ना लेना, थोड़ा धीमे से सांस लेना, घबराना नहीं, इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी जो हार्ट रेट है उस पर हम थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं। और ज्यादा जल्दी पैनिक होना, जैसे सर ने भी बताया, पैनिक होने की वजह से हम अक्सर
काफी प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं। जितना हमारे को सफोकेशन हो नहीं रहा होता उतना हम मेंटल भी फील करते हैं। तो ऐसी चीजें अपने आप में बहुत ट्रॉमेटिक हैं। अपना मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमें पता है कि बाहर कुछ लोग हैं, हमें ये ऑडिट टीम थी तो जरूर सबको पता है वहां पे निकाल सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्लान बी होता है। जैसे आपने अक्सर देखा भी होगा, काफी प्रिपेयर्डनेस होती है। हम भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज में होते हैं तो उसमें कहीं कुछ आग लग जाए या कहीं कुछ भी इस तरीके का घटना हो जाए तो उसके लिए प्लान बी हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। तो प्लान बी में जैसे कि कोई एक इमरजेंसी रास्ता है जहां से निकाल सकते हैं, या ये लिफ्ट में है तो कोई इस तरीके का इमरजेंसी बटन है या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है जिसके थ्रू वो बाहर उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अंदर आपको क्या चीज की जरूरत है या नहीं, ताकि वो बाहर प्रिपेयर कर पाए कि जैसे ही हम इनको इवैक्यूएट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तुरंत ही हम उनको वो फैसिलिटी दे पाए। ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, कम लोग होंगे तो उनको ट्रॉमा होता है, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरीज होती है, स्पाइन बोर्ड की जरूरत होती है, सीधे रखना, कोई इंजरीज हो उसके लिए तुरंत इमीडिएट फैसिलिटी देना, ये सब चीजें वो प्रिपेयर कर पाए। ये चीज बहुत जरूरी है देखना। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है डॉक्टर रुचि। नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी देखिए, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो एक बड़ा प्रेशर होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में टीमों पर, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी होता है और साथ ही जो परिजन होते हैं वो भी बहुत पैनिक होते हैं कि सुरक्षित हमारे जो परिवार के सदस्य फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। तो किस तरीके से टीमें काम करती हैं और लोगों की अपेक्षाओं पर, लोगों के विश्वास पर खरे उतरना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है टीम के पास। बिल्कुल, हमारा पहली प्रायोरिटी यही होती है कि कितना जल्दी हम अपना जो है टारगेट एरिया में पहुंच सकें, या जो हमारे लोग फंसे हुए हैं कितना जल्दी हम उनके पास पहुंच सकते हैं, वो उतना जल्दी हम उनको बचा के ला सकते हैं। और उसके लिए हम लोग अपना प्रिपेयर करते हैं कि हमें कैसे जाना है, सिचुएशन कैसी है, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन उनसे स्थापित करेंगे, ये सारी व्यवस्था हमारे पास इमीडिएटली हम तैयार करके और हम अपना रेस्क्यू स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जैसी सिचुएशन है उसके मुताबिक ब्रीदिंग एपरेटस सेट होते हैं, और उसके बाद रोप होती है हमारे पास, और रेस्क्यू रोप होती है, और जो हमें जो ड्रिल सिखाई जाती है उसके मुताबिक हमारे बंदे जाके वहां पर आदमी को अप्रोच करते हैं। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, हजारों केस मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। आपने उत्तराखंड का देखा होगा, तो वो तो बहुत ही खतरनाक था वो, और उसमें से बचा के लिया। तो ये कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन ये जो डॉक्टर साहब का हादसा हुआ है, ये जो हुआ है हादसा, वो नहीं होना चाहिए था और थोड़ी लापरवाही से ये हुआ है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सीरियस हो जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो जिसने भी करी है ये आईपीसी सेक्शन 306 में केस बुक होना चाहिए, नहीं तो लोगों में डर नहीं होगा। मैंने पहले भी दूसरे चैनल पे बताया है, राजस्थान में बहुत माइनिंग है, ये डीप माइनिंग कहलाती है। तो डीप माइनिंग जो है इस टाइप की खतरनाक होती है, और इसके अंदर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी बोल रहे थे, हर 3 महीने में इसका ऑडिट होना चाहिए। उस ऑडिट में हम लोग चेक करते हैं कि जो रोप जा रही है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है। तो इसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा होता है, अगर कोई ऐसा खतरा होता है तो बीच में उसे रोका जा सकता है। पुली जो है प्रॉपर काम कर रही है, टूटी तो नहीं है। उसके बाद इसमें सेफ्टी बेल्ट लगानी जरूरी है, जो आजकल नया नॉर्म्स आया है, यहाँ नहीं लगते। मैं तो अपना नोएडा में ही देखता हूँ, बिल्कुल कैजुअलिटी है, जबकि यहाँ कम से कम 20 लोग मर चुके हैं नोएडा में, फिर भी सब सो रहे हैं। तो जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। ये लोग सब सोते रहेंगे और यहाँ से लीपापोती करके जो भी ये केस होना है वो होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी या चीफ सेक्रेटरी मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज इसके ऊपर सीरियसली जितनी माइनिंग है, डीप माइनिंग, इनके ऊपर कार्रवाई करें। और जो मैंने, क्योंकि मैं एनडीआरएफ से हूँ, तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हर एक के पास नहीं है, उसका यूज करें आप। और जो हम बता रहे हैं इसके ऊपर सीरियस होकर काम करें, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ चली गई वो दोबारा नहीं आएगी। और दूसरा, ये बिना बात के ली गई है ये लाइफ,
बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये गई है, मुझे इसका बहुत अफसोस है और उनके परिवारजनों के प्रति सहानुभूति है जी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने भी दरअसल कहा है, आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए और लगातार एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से भी इस खबर को हमने कवर किया है। फिलहाल नवीन जी, आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे, कई ऐसे हादसे देखे होंगे, जरा संक्षेप में अगर आप बताएं कि क्या गलतियां होती हैं इससे पहले जो ऐसे हादसे हुए उनमें क्या कुछ खामियां थी, क्या नजरअंदाज किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, किन किन पहलुओं पर काम नहीं हुआ था? देखिए, मैं आज से नहीं कई सालों से इस विषय को देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली देख रहा हूँ और लोग बताता भी हूँ। तो सुरक्षा को तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो सेफ्टी हो। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी एजेंसीज है वो सोती रहती है, वो सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सोती रहती है, कोई ध्यान नहीं रखती है। फायर की इतनी इंसिडेंट्स होते हैं, फायर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल बस रात गई बात गई। ये ऐसा सिस्टम हो रहा है, आप कोई भी सेक्टर उठा लो हिंदुस्तान में। और मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भी कि भाई आप लोग जागो। देखो, एक कोई भी आदमी 1, 2 या 10 चले जाते हैं इस दुनिया से, वो वापस आते हैं लेकिन उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है और इसको महसूस किया, उनका दर्द। तो बराए मेहरबानी सेफ्टी के ऊपर, चाहे फायर की हो, चाहे माइंस की हो, चाहे आपका प्लांट की हो या आपका जनजीवन की हो, सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, लोगों को जागरूक कर। एनडीए में एक्ट सेक्शन 10 में बताया गया है सबको ट्रेनिंग देनी है इसके ऊपर। क्यों नहीं दी जा रही ट्रेनिंग? समझ नहीं आता। करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है लेकिन नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। अरे आप अपनी जेब से दे रहे हो क्या? जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ऐसे मामलों में अब जांच पड़ताल की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रुचि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सवाल यही है कि इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और साथ ही इस घटना की इंटरनल जांच और सरकारी स्तर पर जांच होगी या नहीं, चूंकि इस मसले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।